चले देखिए, कल हम लोग पढ़े थे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, माध्य, मूल, मान। ठीक है, कल हम लोग इसका डेरिवेशन भी कर लिए थे। आज से हमारा जो ये चैप्टर में टॉपिक होगा वो होगा परिपथ, विद्युत परिपथ। इसमें हम कुल 6 प्रकार के परिपथ पढ़ेंगे। ठीक है जी। इन 6 परिपथ में से एक परिपथ आपके पेपर में प्रिंटेड है, समझ लीजिए। यानी 6 आपको अच्छे से समझना पढ़ना होगा। इसमें से एक फुल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हाँ, सब में चाहे जितने भी बोर्ड के सेट बने हों, सब में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर होगा। तो इसलिए अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो परिपथ आज हम स्टार्ट करेंगे वो है आर परिपथ। इसे हम शुद्ध प्रतिरोध परिपथ भी कहते हैं। इसे कई नाम से हम लोग जानते भी हैं। एग्जामिनर इसे कई नाम से क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो पहले हम उसी को क्लियर करें किस किस नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो पहला लिखें, पहले है प्रतिरोध। प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा। एक तो इस तरह से पूछा जाएगा कि किसी प्रतिरोध वाले परिपथ में अगर धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, तो उसके धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर कितना होता है, इसका फेजर डायग्राम बनाइए। ठीक है, एक तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे इसके। दूसरा, इसी को कहा जाता है शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ। ये भी शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ का मतलब कि एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल और सिर्फ केवल क्या हो, प्रतिरोध हो, प्रतिरोध के अलावा उसमें अन्य कोई उपकरण न लगा हो। ठीक, तो एक तो ये हो गया। ऐसे परिपथ का धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होगा, ऐसे परिपथ का फेजर डायग्राम, जिसे हम फेजर आरेख या कला समंजक आरेख के नाम से जानते हैं, उसको भी बनाने को पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा, इसी को हम बोलते हैं सबसे आसान शब्दों में आर परिपथ। ठीक है जी। आर का मतलब प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध वाले परिपथ का धारा और वोल्टेज में कालांतर कितना हो सकता है, उसका फेजर आरेख क्या होता है। ठीक है, ये इतने तरह से ये क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि आर परिपथ होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब किसी परिपथ में केवल और सिर्फ केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, कोई कुंडली ना जुड़ी हो, कोई संधारित्र ना जुड़ा हो, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध जुड़ा हो, तो ऐसे परिपथ को हम आर परिपथ कहते हैं, या शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ कहते हैं, या प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा वाला परिपथ कहते हैं। समझ में आ गई बात। जब किसी परिपथ में सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध जुड़ा हो, ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं, आर परिपथ कहते हैं। और जब इस आर परिपथ को बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई न कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब परिपथ है तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, तो कोई स्रोत आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो पहले हम लिख लें, लिखेंगे जब किसी
परिपथ में, जब किसी परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तो उस परिपथ को आर परिपथ कहते हैं। ध्यान रखना, जब किसी परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तो उस परिपथ को आर परिपथ कहते हैं। अब मान लो ये 9 पूछ करके क्वेश्चन दे दे कि शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ क्या होता है, तो आप लिखेंगे जब किसी परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तो उसे उस परिपथ को शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ। समझ में आ गई बात? ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक परिपथ बनाएंगे जिसमें केवल क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो ये रहा परिपथ और ये रहा परिपथ में जुड़ा हुआ प्रतिरोध, और इस परिपथ को हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हम इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ये एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिससे हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया। जिस स्रोत से आप जोड़ोगे उस स्रोत का वोल्टेज भी होगा, बिना वोल्टेज का कोई धारा स्रोत नहीं होता है। भाई वोल्टेज नहीं रहेगा तो धारा कैसे प्रवाहित करेगा बताओ। जेकरे शरीर में शक्ति ना रही वो काम कैसे करी। वोल्टेज क्या है, धारा को भेजने का सामर्थ्य है, वो शक्ति है। जितना हाई वोल्टेज होगा उतना अधिक करंट जाएगा। आप लोग सुने भी होंगे कि इस तार में इतने वोल्ट का करंट आता है, ठीक आता है ना, कि कहीं ये नहीं लिखा रहता इस तार में इतने एम्पियर का करंट आता। लिखा रहता का, ये लिखा रहता है कि इस तार में इतने वोल्ट की करंट आती है। कभी कभी ये भी कहा जाता है तार ना छुइए, बहुत ज्यादा वोल्टेज के करंट आवेला। मतलब अगर टच करोगे तो उसकी शक्ति ज्यादा है, वो बहुत तेजी से करंट को प्रवाहित करेगा और उस करंट को आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे, उलट जाओगे। समझे? यही होता है। तो अगर कोई कहे वोल्टेज क्या है तो सिंपल सी शब्दों में बताएं कि ये धारा को एक तरह से प्रेशर करता है, ठीक है। धारा को क्या करता है, प्रेशर करता है। जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना प्रेशर से धारा को भेजेगा। समझ में आ गई बात? तो बिना स्रोत, बिना वोल्टेज का कोई भी स्रोत नहीं हो सकता। अगर उसका वोल्टेज 0 है तो समझ लो वो स्रोत का काम नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसकी शक्ति बतानी है तो हम तो ये नहीं कह सकते ना कि 500 ईंटा उठाने बहुत ताकतवर बाटा, ये तो हम कह नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी बहुत बलवान है या बहुत पावरफुल है, ये बहुत शक्तिमान है, ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि 500 ईंटा उठाता है, ये तो नहीं कह सकते ना। वो तो काम हो गया भाई। जितना बलवान होगा, जितना शक्तिमान होगा, जितना पावरफुल होगा उतना अधिक काम करेगा। तो वोल्टेज जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा करंट को प्रवाहित करेगी। तो हमने एक परिपथ बनाया जिसमें केवल और सिर्फ केवल प्रतिरोध जुड़ा है और प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं आर से। और इस
प्रतिरोध को हमने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा है, और जिस स्रोत से जोड़ा है उसकी अपनी एक शक्ति है, और उसी शक्ति को क्या कहते हैं? वोल्टेज। क्या कहते हैं जी? वोल्टेज कहते हैं इस शक्ति को। और मान लेते हैं इसकी जो वोल्टेज है वो क्या है? ई है। क्या है? ई है। ये वो वोल्टेज है जो पूरे परिपथ में धारा को प्रवाहित करेगी। ठीक, तो या तो आप ई लिखो, या तो आप इसको भी लिखो। ये लिखोगे ना, तो देखो या लिखेंगे माना प्रतिरोध R को किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। माना प्रतिरोध R को किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, जिसका वोल्टेज क्या है? ई है। क्या है जी? ई है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखें? ई लिखें। हमने कहा ई भी लिख सकते हो आप। क्यों हम ई लिख रहे हैं? कारण बता दें। क्योंकि अभी तक जितना हमने आपको पढ़ाया है इसमें हर जगह क्या इस्तेमाल किया? ई इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए हम ई लिख रहे हैं यहां पर। और वो भी कौन सा ई? स्मॉल ई। सही है ना? ये वाला विद्युत वाहक बल। क्लियर हो गया? तो माना प्रतिरोध R को किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, जिसका वोल्टेज E है। और जब E है तो E का समीकरण क्या है? जिसका समीकरण कितना है? निम्न है। जो वोल्टेज E है इसका समीकरण क्या है? निम्न। यानी E बराबर E0 साइन ओमेगा t है। ये हो गया समीकरण 1। समझ में आ गई बात? ये जो वोल्टेज जिस स्रोत से जुड़ा उस स्रोत के वोल्टेज का ये समीकरण है। क्लियर है ना? अब ध्यान देना, प्रतिरोध के जो ये पॉइंट हैं, अगर ये स्रोत इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है, ठीक है, कुछ क्षण तक, मान लो वो समय है t, और ये स्रोत इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है t समय तक, तो प्रतिरोध के इन पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना होगा? देखो, यदि वोल्टेज या यदि परिपथ में I एम्पियर, क्या I एम्पियर की धारा t समय तक क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या? वोल्टेज।
सिरों के बीच वोल्टेज। ध्यान रखना, अगर हम ये कहें कि यह स्रोत इसमें आई एम्पियर की धारा टी समय तक प्रवाहित कर रहा है, तो इस प्रतिरोध आर के सिरों के बीच वोल्टेज कितना होगा? तो आपने पढ़ा होगा V बराबर आई इंटू क्या नियम है? ओम का। ओम का ये नियम है। तो इस V के जगह हम क्या लिखें? E। तो E इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। सही है ना? यहां से I निकाल लो, I इक्वल टू E बटा आर। ठीक, अब ध्यान देना, I बराबर E का मान यहां है, रख दो। ठीक है जी, ऐसे सही है। अब बटा में आर हो गया। देखो, चूंकि साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम मान 1 होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब ये अधिकतम मान इसका 1 है, तो इस अधिकतम मान में जब इसका गुणा करोगे तो ये भी वैल्यू क्या आएगी? अधिकतम, यानी धारा का मान क्या आएगा? अधिकतम आएगा ना। तो आई नॉट बराबर क्या आया? ई नॉट बाई आर हो जाएगा ना। अगर ये 1 हो जाए अधिकतम मान, तो आई क्या हो जाएगा? आई नॉट, अधिकतम वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई आर के। तो आप इसके जगह क्या रखोगे? आई नॉट। क्या रखोगे? आई नॉट। ठीक है, देखो ये भी एक फॉर्मूला आपको मिल रहा है। ठीक है, यहां पे आई नॉट रख दो, तब आई इक्वल टू क्या मिला जी? साइन ओमेगा टी। और ये किसका समीकरण है? प्रत्यावर्ती धारा का, और ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। दोनों समीकरण को ध्यान से देखो। ध्यान से देखने का मतलब ये कि दोनों देखो एक जैसा है कि नहीं है? एकदम एक जैसा है। देखो, यहां अधिकतम वोल्टेज है तो यहां अधिकतम, यहां साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है कि नहीं है? अब देखो, साइन का जो कोणांक यहां पे है ओमेगा टी, यहां भी है ओमेगा, दोनों के कोणांक बराबर हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप आर परिपथ में धारा को प्रवाहित करोगे, तो आर परिपथ का वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होंगे। क्यों? क्योंकि इनके कला में कोई अंतर नहीं है। समझ में आई बात? तो कई बार एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर देता है कि किस टाइप के परिपथ में, किस प्रकार के परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर शून्य होता है, तो वो है आर परिपथ। ठीक है, इस परिपथ में धारा और वोल्टेज के कला में कोई अंतर, देख लो, साइन का जो कोणांक है ना, यही कला है, इसी को कला बोलते हैं, आर्ट नहीं। इंग्लिश में इसको फेज कहा जाता है, ड्राइंग वाला मत समझना, ये कला है और दोनों की कला सेम है। अगर इसमें कुछ जुड़ता या घटता, चाहे इसमें, तो जो जुड़ेगा घटेगा वो कला में अंतर हो जाता, लेकिन दोनों सेम है, इसका मतलब इसके कला में कोई अंतर। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है? कि आर परिपथ का मतलब केवल प्रतिरोध वाला परिपथ या शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ, कि आर परिपथ में प्रत्यावर्ती
प्रत्यावर्ती धारा और क्या वोल्टेज, ठीक है। सदैव, सदैव मतलब हमेशा समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। अर्थात आर परिपथ, ठीक है, का कलांतर सदैव शून्य रहता है, शून्य रहता है। समझ में आ गई बात। आर परिपथ का जो कलांतर होता है, कलांतर किसके किसके बीच निकाला जाता है? वोल्टेज और धारा के बीच, ठीक है। और इनके बीच कोई कलांतर नहीं होता, हमेशा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। एक तो ये प्रश्न हो गया। पूछ लेगा सिद्ध कीजिए, ठीक है, कि शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में कालांतर शून्य होता है, ठीक है। ये तो इस तरह पूछ देगा, या सिद्ध कीजिए आर परिपथ में कालांतर शून्य होता है, या सिद्ध कीजिए शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर शून्य होता है। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात आएगी कि आर परिपथ का फेजर आरेख बनाइए। फेजर आरेख, तो सबसे पहले हम समझ लेंगे फेजर आरेख होता क्या है, क्योंकि ये जो आरेख है वो सभी परिपथ में आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले इसको समझिए ही है का, उसके बाद इसका फेजर आरेख आपको हम बताएंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे यहां पर फेजर आरेख। ध्यान देना, इसी को एक और नाम से जानते हैं, कला समंजक, कला, ठीक है, समंजक आरेख। तो कभी कभी क्या है, पेपर बनाने वाला फेजर आरेख को कला समंजक आरेख के नाम से पूछ देगा कि आर परिपथ का कला समंजक आरेख खींचिए या बनाइए या दर्शाइए या स्पष्ट कीजिए, या पूछ देगा आर परिपथ का फेजर आरेख बनाइए। और ये आरेख सभी परिपथ, 6 परिपथों के लिए बनेंगे। सब जब जब पढ़ाया जाएगा तो सब में वो आरेख आपको दिखाया जाएगा, लेकिन इसका जो डिफिनीशन है बस यही बताया जाएगा, हर जगह नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानिए ये होता क्या है। फेजर आरेख एक घुर्डी सदिश होता है। घुर्डी सदिश, ये सदिश राशि के अंदर आता है, ठीक है। घुर्डी सदिश का मतलब ये मूल बिंदु के चारों ओर घूमता है, जैसे सुई जो है घड़ी की अपने मेन पॉइंट के चारों तरफ ऐसे घूमती है ना, उसी तरह से फेजर आरेख भी अपने मूल बिंदु के चारों तरफ घूमता है ऐसे, ठीक है। अब किस परिपथ में किधर घूमेगा वो परिपथ में डिसाइड होगा। तो अगर कोई प्रश्न करे कि फेजर आरेख है क्या, तो नोट करें क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसा घुर्डी सदिश, ऐसा, पहले समझ लो, कई बार लिखना नहीं तो तुम लोग इधर उधर लिख दोगे। ऐसा घुर्डी सदिश, ठीक है, जो समय के साथ परिवर्तित, जो समय के साथ ज्यावक्रीय रूप से, ऐसे ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तित
परिवर्तित राशि को, ठीक है, व्यक्त करती है, परिवर्तित राशि को व्यक्त करती है, ठीक है। फेजर, फेजर आरेख या फेजर आरेख कहलाती है। ध्यान देना हो, यह इसका डिफिनीशन है। ऐसा घुर्डी सदिश जो समय के साथ ज्यावक्री रूप से परिवर्तित राशि के, छूट गया इसमें, के अधिकतम, छूट गया, अधिकतम, ठीक है, मान को क्या करती है, व्यक्त करती है, अधिकतम मान को दिखाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फेजर आरेख। ठीक, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या हैं, देखिए, नंबर 1, फेजर आरेख मूल बिंदु के इधर उधर, या यूं कहें मूल बिंदु के चारों ओर कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करती है। कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करती है, जो परिवर्तित राशि के कोणीय वेग के बराबर होता है। जो राशि परिवर्तित होती है ज्यावक्री रूप से, उसका भी कोणीय वेग ओमेगा ही होता है। उसी कोणीय वेग से घूर्णन सदिश फेजर आरेख मूल बिंदु के चारों तरफ क्या करती है, घूमती है। तो पहली विशेषता है कि फेजर आरेख, ठीक है, मूल बिंदु के चारों ओर ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करती है, जो परिवर्तित राशि के वेग के समान होता है, समान होता है। एक चीज तो यह है। दूसरा क्या है, फेजर की जो लंबाई होगी वह परिवर्तित राशि के अधिकतम मान के समानुपाती होगी। ठीक है, जितना अधिकतम मान होगा उतना ही ज्यादा उस फेजर की लंबाई भी होगी। तो दूसरा है, फेजर की लंबाई परिवर्तित राशि के परिमाण, परिवर्तित राशि के अधिकतम परिमाण के क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। जितना अधिकतम राशि होगा उतना ही लंबा फेजर बनेगा इसका। ठीक है, तीसरा देखिए, समझ लीजिए इसमें तीसरी विशेषता क्या है। तीसरी विशेषता यह है कि जो परिवर्तित राशि है वो है वोल्टेज और धारा। यही है, इन दोनों के कला के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, कालांतर। क्या कहलाएगा, कालांतर कहलाएगा। यहां लिखेंगे परिवर्तित
परिवर्तित राशि ई और आई के कला के बीच बना कोण क्या कहलाता है? कलांतर कहलाता है, कहलाता है। ये तीन विशेषता हो गई। चौथी विशेषता भी देख लीजिए, ध्यान देना, यहां पर लिख रहे हैं चौथी विशेषता क्या, क्योंकि अब ये देखिए हम बार बार नहीं लिखेंगे ना, इसी में ये लिख दे रहे हैं सब, क्योंकि अब जितने भी पढ़ाए जाएंगे उसमें सीधे ये चीज वहां दर्शा दिए जाएंगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए, चौथी विशेषता क्या है? देखिए, फेजर का जो लंबवत घटक बनेगा उस पर उस परिवर्तित राशि के ताक्षणिक मान को दर्शाया जाता है। जो लंबवत घटक बनेंगे उस पर परिवर्तित राशि का कौन सा मान होगा? ताक्षणिक मान। तो लिखेंगे फेजर के लंबवत घटक, ठीक है, परिवर्तित राशि के ताक्षणिक मान को दर्शाते हैं। ये इसकी चार विशेषताएं हैं, और चारों जब हम इसका फेजर आरेख बनाएंगे तो उसमें चारों को हम आपको दिखाएंगे, ठीक है? और वो ये होता गया वहां इसको भी हम दिखाएंगे। तो पहले इसको नोट कर लें, फिर इसका हम फेजर आरेख बनाते हैं, ठीक? नोट कर लीजिए। चलो देखो आगे, देखो आर परिपथ का फेजर आरेख कैसे बनेगा। ठीक है, इसका फेजर आरेख समझ लो। अब देखो, समझो इसको। यहां पर देखो, पहले तो ये समझ लो, प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? साइन वेव के फॉर्म में। इसी को बोलते हैं ज्यावक्रीय, ठीक है? देखो, ये है मूल बिंदु, ठीक? इधर हो जाएगा इसका मैक्सिमम और इधर हो जाएगा मिनिमम, ठीक है? अगर हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज, तो वोल्टेज अगर सबसे ज्यादा है, इस तरह चल रहा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज इस तरह से चल रहा है, ध्यान देना, तो प्रत्यावर्ती धारा भी इसी तरह से चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि यहां लिखा है समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि इनके बीच में कोई कालांतर नहीं होने का मतलब जैसे जैसे वोल्टेज हाई होगा वैसे वैसे धारा भी हाई होगी। जब वोल्टेज डाउन होगा तो धारा भी उसी तरह से डाउन होगी। समझ में आ गई बात? तो अगर हम वोल्टेज को ऐसे दर्शा रहे हैं तो प्रत्यावर्ती धारा को भी ऐसे ही दर्शाना पड़ेगा, उसके ग्राफ को। तो देखो, ये डॉटेड जो लाइन हम बना रहे हैं ना, ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए है और ये हमेशा वोल्टेज के अंदर ही रहेगी। समझ में आ गई बात? ऐसे। अब ये जो उच्च पॉइंट है, ये किसकी वैल्यू है? ई नॉट की। और ये उच्च पॉइंट किसकी है? आई नॉट की, ठीक है? अब देखो, जितना ज्यादा ई ऊंचा होगा मूल बिंदु से उसकी दूरी उतना ही अधिक होगी ना? इसीलिए तो फेजर में लिखा गया है कि उसकी लंबाई के समानुपाती लिखा ना, परिवर्तित राशि के अधिकतम परिमाण के। तो इसमें परिवर्तित राशि ई और आई है जो समय के साथ क्या हो रही है?
बदल रही है, समय के साथ बदल रही है। और किस रूप में? ज्यावक्री के रूप में। देखो यहां लिखा है, ऐसा घुर्डी सदिश जो समय के साथ ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तित राशि के अधिकतम मान को व्यक्त करती है, उसी राशि का नाम है फेजर। ठीक है, तो अगर उसके अधिकतम मान समय के साथ ज्यादा बदलेंगे तो उसकी लंबाई भी ज्यादा होगी ना। तो अगर ये वोल्टेज का अधिकतम मान है तो यहां से जब इसको आप मिलाओगे तो ये जो लंबाई होगी वो अधिक होगी। अगर ये और उच्च होता यहां तक तो ये लंबाई और उच्च होगी, अगर ये उच्च होगा तो ये लंबाई और उच्च होगी। यानी वोल्टेज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी लंबाई मूल बिंदु से उसकी दूरी उतना ही बड़ा होगी। समझ में आ गई बात? यही दूरी या यही लंबाई फेजर की लंबाई होती है। समझ में आई बात? अब देखो यहां समझो, उस फेजर आरेख को समझो। ये लाइन हो गई और ये उच्च हो गया और ये निम्न हो गया। ध्यान देना आप इसी चीज को। यहां से जब हम आप ई नॉट को मिलाएंगे तो ऐसे एक लाइन दिखेगी, ऐसे मिलेगी ना। यही वो घुर्डी सदिश है जो इस बिंदु के चारों तरफ ऐसे घड़ी की सुई की तरह घूमेगी। इसी घुर्डी सदिश का नाम है फेजर आरेख, ये लाइन। ठीक है, और यहां पर ध्यान देना, ई नॉट और आई नॉट दोनों एक ही दिशा में एक साथ उच्च और निम्न हो रहे हैं। तो इसी लाइन पर ये मान लो सबसे उच्चतम पॉइंट है, तो ये हो गया ई नॉट। इसी लाइन पर आपका आई नॉट भी होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक साथ ऊपर हो रहे हैं फिर एक साथ। तो अगर आप इस लाइन से इसको अलग करेंगे तो दोनों के बीच में कोण बन जाएगा, जबकि कालांतर क्या होता है? उसी कोण को कालांतर कहते हैं। तो कालांतर शून्य होना चाहिए ना, तो इसका मतलब दोनों एक ही लाइन पे होंगे। तो इसी लाइन का नाम है घुर्डी सदिश। ठीक, जो समय के साथ परिवर्तित राशि ई नॉट और आई नॉट के क्या कर रही है? व्यक्त कर रही है। क्लियर? अब आई नॉट से जब इस को मिलाएंगे डॉट डॉट, और ई नॉट से जब यहां मिलाएंगे ऐसे, तो ये घुर्डी सदिश का या फेजर का क्या लंबवत घटक है, ये है ना। और इस लंबवत घटक पे जो ये मान मिल रहे हैं आपको, ये यहां से यहां तक का मान या यहां से यहां तक का मान मिल रहा है ना, ये तो ये हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ताक्षणिक मान, और ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा का। मतलब ये जो है ये हो गया किसकी वैल्यू? ई की, और ये हो गया किसकी वैल्यू? आई की। क्योंकि आई को या ई को ही हम ताक्षणिक मान कहते हैं, ई नॉट आई नॉट को हम अधिकतम मान या शिखर मान या उच्च मान कहते हैं। ठीक, और ये हो गया इस अक्ष के साथ बना हुआ कोण जिसे आप ओमेगा टी कहते हैं। इसी ओमेगा वेग से ये फेजर जो है ऐसे ऐसे इधर या इधर परिपथ के अनुसार ये क्या होगा? घूमेगा। तो इसी लाइन को हम बोलते हैं फेजर। समझ में आई बात? और ये घुर्डी सदिश है क्योंकि घूम रहा है इसके चारों तरफ ऐसे, इसीलिए लिखा गया है कि ऐसा घुर्डी सदिश जो समय के साथ ज्यावक्री रूप से परिवर्तित राशि, तो ज्यावक्री रूप से परिवर्तित राशि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा ही है, और ये समय के साथ बदल रहे हैं। तो इन दोनों राशियों को ये घुर्डी सदिश क्या कर रहा है? निरूपित कर रहा है, बता रहा है। इसीलिए घुर्डी सदिश को बोलते हैं फेजर। क्लियर है? तो आर परिपथ का फेजर आरेख ये है, तरंग आरेख ये है। समझ में आ गई बात? और जो विशेषता हमने लिखवाया चार, वो चारों इस पे आपको दिख रहा है। जितनी इसकी लंबाई है
वो प्रत्यावर्ती राशि के शिखर मान और उच्च मान के क्या है, समानुपाती है। शिखर मान बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, शिखर मान छोटा होगा, लंबाई छोटी हो जाएगी। ठीक है ना। दोनों समान कला में है, इसलिए दोनों राशियां एक ही लाइन पर हैं। क्लियर। दोनों का साइन कोणांक क्या है, ओमेगा टी है, तो इस एक्स अक्ष से इसका कोणांक भी देखो ओमेगा टी है। ठीक। इस फेजर का जो लंबवत घटक है वो परिवर्तित राशि के तात्क्षणिक मान को व्यक्त करता है। तो ये ई नाट का ये लंबवत घटक है, तो तात्क्षणिक मान ई। ये जो है आई नाट का लंबवत घटक है, तो तात्क्षणिक मान आई। ठीक है ना। अब इसको बना लीजिए, कंप्लीट हो गया आर परिपथ।